नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विपक्षी दलों को बुलाकर अपनी मंशा साफ कर दी है, जिसके बाद इस मसले पर अब राजनीतिक श्रेय लेने की लड़ाई शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे अपनी पहल का नतीजा बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे अपनी जीत कह रही है। सवाल यह है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ कैसे और कब तक मिल पाएगा। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन देख लेते हैं पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए हैं। हालांकि अब श्रेय की लड़ाई भी शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि लड़ाई हमने लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहले ही मन बना चुके थे। दरअसल मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण पर चर्चा के लिए सीएम हाउस में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हम सभी एक मत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जल्द फैसला आए। सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समय के प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि इस मामले से जुड़े सभी वकील 10 सितंबर से पहले सामूहिक रूप से बैठकर बात कर लें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में एकजुटता से बात रखी जा सके। लेकिन दूसरी ओर आम सहमति और आरक्षण को लेकर श्रेय की राजनीति भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का आरोप है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सिंघार ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहती है। और 6 साल पहले जो कमलनाथ जी सरकार में आदेश हुआ था, अध्यादेश आया था, अधिनियम हुआ था, तो इस तरह से पुराने घर के अंदर गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के 27% आरक्षण के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गृह प्रवेश से नारियल फोड़ के उसकी सर्वदलीय की बैठक की आवश्यकता पड़ी। मध्य प्रदेश में फिलहाल अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी को 14% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण हासिल है। इस तरह कुल आरक्षण 60% है। ओबीसी को 27% आरक्षण लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में आरक्षण 73% पर पहुंच जाएगा। गौरतलब है कि 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 14 से 27 कर दी थी, जिसके चलते कुल आरक्षण की सीमा 50% के फॉर्मूले को पार कर गई थी। तब से ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। ओबीसी आरक्षण पर श्रेय की सियासत, इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं सागर कसेरा बीजेपी प्रवक्ता, राहुल वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता, संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। राहुल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। लगातार जिस तरह से उमंग सिंघार कह रहे हैं, आज सब एक अच्छी बात यह हुई कि बहुत लंबे समय बाद सर्वदलीय बैठक शुरू हुई, मतलब देखा गया, और मुख्यमंत्री की पहल के बाद इस बैठक का अंजाम हुआ और लगभग ये देखा गया कि यदि सब दल एक साथ होते हैं और सब कुछ ठीक रहा तो 23 सितंबर से जो शुरुआत होगी सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट में, लगता है आरक्षण जल्दी मिल जाएगा। जी, निश्चित तौर पर आशीष जी, कांग्रेस पार्टी की एक अडिग लड़ाई ने संघर्ष के बाद आज भारतीय जनता पार्टी को उसी मुहाने पर, उसी दहलीज पर लाके खड़ा कर दिया है कि जिस मंशा और इच्छा के अनुरूप कमलनाथ जी की सरकार में जो है आदिवासी वर्ग हो, दलित हो या ओबीसी वर्ग हो, ओबीसी के वर्ग को ध्यान में रखते हुए ओबीसी का जो 27% आरक्षण था वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाकर कानूनी रूप से मजबूती के साथ हमने प्रस्ताव लाकर पास किया था और उनके हक अधिकारों को सुनिश्चित किया था। लेकिन लगातार ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात करने वाली सरकार ने लगातार तमाम तरह के षड्यंत्र किए। मध्य प्रदेश का लोक सेवा जो आयोग है, जिसका अध्यक्ष, जिसके सचिव, जिसके सदस्य भी जो भारतीय जनता पार्टी या किसी भी सरकार हो, सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते
जाते हैं, सरकार तमाम संस्थाओं के माध्यम से, कभी लोक सेवा आयोग के माध्यम से किस तरीके से षड्यंत्र करती रही, वो किस तरीके से पिछले दरवाजे से लगातार उनके हक अधिकारों को कुचलती रही कि उन्हें वापस अपने एफिडेविट को वापस लेना पड़ा। तो ये दर्शाता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार है जो कहती कुछ है, करती कुछ है। आज वो सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं आशीष जी। यही सर्वदलीय बैठक अगर वो 3 साल में बुला लेते, 6 साल हो गए शिवराज जी के टेन्योर में बुला लेते, एक बार भी नहीं लाया। जब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी कथनी और करनी से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब घिरते जा रही है लगातार, जब उसको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग की अपेक्षा, ओबीसी वर्ग के हक अधिकार को चलने का जो षड्यंत्र है लगातार उनके सामने उजागर हो रहा है, तब आज वो जो है इस तरह की बैठक करने जा रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि इसमें चलिए आपने कहा है पूरा समर्थन है राहुल जी, आपने कहा पूरा समर्थन है, लेकिन सागर कसेरा जी बिल्कुल लगातार वो समय तो वापस नहीं आ सकता जो जिक्र हो रहा था कि भाई पुराना समय निकल गया, कई जो 5-6 साल निकल गए, लेकिन अब भी जितनी जल्दी हो सकेगा किस तरह की तैयारी सरकार की है? पहले तो ये बहुत स्वागत योग्य पहल है, और आज का जो सवाल है ये सिर्फ राजनीति का एक मुद्दा नहीं, यह एक सवाल है न्याय का, यह सवाल है बराबरी का और उस हक का जो बरसों से वंचित समाज को मिल जाना चाहिए था। लेकिन कितना शर्मनाक है कि इस पर भी कांग्रेस के लोग, कांग्रेस की पार्टी सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ कर नहीं रही, हालांकि उनसे कुछ और उम्मीद भी नहीं की जाती। मध्य प्रदेश की आबादी का जो बड़ा हिस्सा, लगभग 50% का हिस्सा जो ओबीसी वर्ग से आता है, यही किसान, यही छोटे दुकानदार हैं, यही वे परिवार हैं जिन्होंने पीढ़ियों तक मेहनत की, जिन्होंने संघर्ष किया और मध्य प्रदेश को बनाने में अपना योगदान अर्पित किया। और अब देखिए किस प्रकार से आधी अधूरी नीतियों से ये 27% का आरक्षण लेके आया जाता है, जिसकी कोर्ट के में लड़ने की कोई तैयारी बिल्कुल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ उसकी लड़ाई बल्कि पूरी तरीके से अनुशासनात्मक संघर्ष करने के बाद आज 27% आरक्षण जब मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक सबका साथ सबका विकास की नीति से एक सर्वदलीय बैठक को बुला करके जब इस विषय पर डिस्कस किया जाता है, तो उसके बावजूद भी इनके पास राजनीति करने के अलावा कुछ बचता नहीं। आज कांग्रेस श्रेय की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन असली सवाल यह है क्या इस 27% आरक्षण से हमारे समाज को सबसे वर्ग जो है, सबसे पिछड़ा तबका जो है, उसको मुख्यधारा में आने का मौका मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जब आपकी दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, जब आपकी कमलनाथ की सरकार आई जिसने सिर्फ घोटालों के अलावा प्रदेश में कुछ नहीं दिया, वो 15 महीनों की सरकार में अगर तरीके से इस पर कार्रवाई की होती तो आज आपको ये सवाल करने की जरूरत पड़ती नहीं जो आपने मुझसे पूछा। तो ये स्वागत योग्य कदम है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना श्रेय की लड़ाई लड़े प्रदेश की उस 50% यानी आधी आबादी के लिए संघर्ष कर रही है, और ये जनता देख रही है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यह संघर्ष किया। मोहन यादव जी के नेतृत्व में 27% लगभग तय होने जा रहा है, और ये गर्व का विषय, और हम सबको इस पर खुशी और उत्साह जाहिर करना। चलिए संदीप जी, सवाल यह है कि आपने अभी सुना जिस तरह से बोला, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यदि राजनीतिक दल, यदि सत्ता पक्ष और विपक्ष ये चाहते हैं कि मामला आगे बढ़े, सुनवाई हो, तो आपको लगता है कि कितना समय लगेगा? आपका अनुभव क्या कहता है कि पहले यदि हाईकोर्ट ने जो दलीलें में रखी गई होंगी उसको भी सुप्रीम कोर्ट को में फेस करना होगा, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोज सुनवाई होगी। आपको लगता है कि यदि अच्छी तरह से पक्ष रखा जाता है तो जल्दी निर्णय हो सकता है? अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सरकार की ओर से, क्योंकि मूल रूप से जो सरकार को अपना पक्ष रखना है और एक सहमति बन गई है कि वकील मिलके पहले तय करेंगे फिर अपनी बात रखेंगे, समय तो लगेगा, क्योंकि अगर डे टू डे हियरिंग होगी तो मुझे लगता है फैसला जल्दी आ सकता है। लेकिन अमित जी सबसे बड़ी समस्या यह आएगी जो 50% का कैप होता है आरक्षण का, उसको खत्म करने के लिए भी मध्य प्रदेश विधानसभा को या मध्य प्रदेश सरकार को कोई पहल करनी होगी, क्योंकि मूल रूप से जो हाईकोर्ट ने रोका था वो इसीलिए रोका था, या मामला रोका गया जो 14% का, कि उस कैप के ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उसका निदान खोजना चाहिए, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, कि उसका अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आती है तो उसका हल कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि पिछले 6 साल हो गए हैं, कमलनाथ की सरकार के समय आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, तब से ये मुद्दा चला आ रहा है। अब जहां तक आपका जैसा विषय है
श्रेय वाली बात, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल वोट पर उनका ज्यादा जोर होता है। अमित जी, वोट चाहिए उन्हें, क्योंकि 50% की जो आबादी है वो ओबीसी की आती है, लिहाजा हमें उनका वोट चाहिए, तो हमें ये जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है अमित जी कि कांग्रेस के सामने होगी कि कांग्रेस को जनता को यह समझाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी कि 27% आरक्षण हमने दिया था। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से काम करती है उसे सब जानते हैं कि बीजेपी अपनी बात को जमीनी स्तर पर जल्दी पहुंचा देती है। जी। आज ही ले लीजिए, आज लोगों को ये लगने लगा कि बीजेपी की पहल पर 27% आरक्षण की कोशिशें शुरू हुई हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो 6 साल पहले कर लिया था। कुल मिलाकर के ये राजनीति का मामला है। लेकिन आपने निपटारे की बात कही, जी, सरकार को इसमें बहुत सकारात्मक रूप पे चलना पड़ेगा और विपक्ष को सरकार के पीछे खड़े रहना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि निपटारा जल्दी होगा। चलिए, आपने संदीप जी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ सरकार ने यदि किया होता और अच्छे से किया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती और जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण मिल रहा होता। लेकिन राहुल जी, कहीं तो कमी आपके उस काम में भी रह गई थी जो उसको पूरा करना पड़ रहा है। ये इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा कि आखिर यदि कमी रह गई थी उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आशीष जी, देखिए, चर्चा को मैं बड़ी गंभीरता के साथ सुन रहा था। मेरे साथी मित्र ने जो है पूर्व के दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की सरकार पर तमाम तरह की तोहमत लगाने की बात करी है, तो मैं इन्हें स्मरण कराना चाहता हूं। बहुत ही गंभीर विषय, अगर शांति से इस बात को सुनेंगे तो इनकी दर परत खुलती जाएगी कि कैसे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में ही ओबीसी वर्ग को जो है 1994 में 14% का आरक्षण हमने देने का काम किया। 2003 में 14% से 27% का जो आरक्षण देने का जो काम है दिग्विजय सिंह की सरकार में पारित किया गया था ये विधेयक। अब आता हूं मैं 2003 के बाद से जो 20 साल भारतीय जनता पार्टी के रहे, केवल ओबीसी के नाम पर वोटों की खेती करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 3-3, 4-4 नेता रहे, लेकिन आज तक उनके हक अधिकारों का आरक्षण लागू नहीं किया गया। ना ही किसी प्रकार का इस तरह का ये सरकार विधेयक लेकर आई थी, ना ही 27% आरक्षण किया। जब कमलनाथ जी की सरकार ने 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने का काम किया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब तय कर चुका है कि किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, तब इन्होंने तमाम पदों पर तमाम युवाओं को 27,000 जो 27% आरक्षण देना था, तो 27% आरक्षण देने की जगह इन्होंने 27,000 लाठियां देने का काम किया। आज हक अधिकार युवा मांग रहे हैं। तमाम कर्मचारी थे जिनका उस दायरे में आना चाहिए था, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए था, नहीं मिला। आज जब इस तरह की ये इनके प्रकरण करके भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केवल अपनी ढपली, अपना राग गाना चाहती है। नीति और नियत स्पष्ट करके अगर आज भी सरकार कहती कि हाँ हम इस विधेयक के साथ जो है को सहमति से पास करेंगे, लेकिन सरकार ने एक षड्यंत्र पूर्वक केवल मीटिंग बुलाई है। 3 साल में एक मीटिंग नहीं बुलाई। शिवराज जी ने एक मीटिंग नहीं बुलाई है। देखिए, जब दर परत खुलती जा रही है तब ये बात लेकिन राहुल जी जिस तरह से आज मीटिंग बुलाई गई है और 23 तारीख से जब मालूम है कि 23 तारीख से सुनवाई होनी है, उससे पहले जिस तरह से अभी संदीप जी भी कह रहे थे कि जो जितने भी लॉयर हैं वो उस बात को लेकर 10 तारीख के पहले तक निर्णय भी कर लेंगे। एक दिशा यदि बढ़ी है, आगे सर्वदलीय बैठक हुई है, तो लगता है सागर जी सवाल यह है कि लगता है क्या अब कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए कि आखिर जो लंबा किसी तरीके से काम हो, श्रेय तो उसमें बाद में भी लिया जा सकता है। सागर जी, नहीं, आपका कहना बिल्कुल नहीं। पूरा इंदिरा कहानी केस शायद ये भूल गए, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा था इस पूरे प्रकल्प में। लेकिन क्योंकि इन्होंने राजनीतिक विषय पर बात कर ही दी, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था, तो मैं इन्हें माननीय दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की कुछ घटनाएं याद करा देता हूं। बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार से भरा दिग्विजय जी का 93 से 2003 का कार्यकाल, इसमें सड़क घोटाला था। प्रदेश की सड़कें राष्ट्रीय स्तर पर सबसे खराब। एक मिनट, के नाम पर चंदा मांगने वाले, अरे एक मिनट राहुल जी, सागर जी घोटाले की बात कर रहे हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, किस तरह की बातें कर रहे हैं? ये पढ़ लिख कर भी आते, थोड़ी बहुत शर्म। अरे एक मिनट राहुल जी, टूमी हुई आज भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी एक मिनट का पैसा ये खा गए। राहुल जी एक मिनट, राहुल जी नाम पर पैसा ये खाते हैं। राहुल जी एक मिनट, सागर जी आप इस बात का जवाब दीजिए। राहुल जी इस बात का जवाब दीजिए कि आपको लगता है कि दिन कम है, हम लोग इसलिए इस चर्चा में हैं कि आखिर जितनी जल्दी हो का मतलब यह कि 10 दिन में यदि जितने भी लॉयर हैं इस चीज को तय करते हैं किस दिशा में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन ही ये समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से अपने पक्ष को रख रही है। इस बात पर जरा जोर दीजिए।
जी जी सागर जी। अच्छा, मुझसे आपने पूछा है। जी जी, आपसे पूछा है कि लगातार दिन कम है, लेकिन इसमें यदि एक सकारात्मक पहल डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उन्होंने कहा है कि सब लोग तैयार हैं, दस्तावेज उनने बिल्कुल सिलसिलेवार दिन दिनांक तक बता दिया है कैसे आगे बढ़ना है। तो इस पर यदि आगे बढ़ते हैं तो लगता है कि जल्दी से सुनवाई हो और सुनवाई के बाद पक्ष में जो फैसला आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। देखिए, आपने बहुत सकारात्मक सवाल पूछा और मैं इसी प्रकार से सकारात्मक उत्तर आज देने के मूड में था जी। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक कंफ्यूजन की स्थिति इस तरह से है कि इनकी ना नीति है, ना नियत है, ना विचार है और ना विवेक है, सब क्षीण हो चुका है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से सृजन की जगह इन्होंने विसर्जन कर दिया और ये मरणोपरांत की अवस्था में पहुंच चुके, यानी शव की स्थिति में हो गए, जिस शव को आज प्रदेश की जनता कंधा तक देना नहीं चाहती, हाथ झटक कर सिर्फ उससे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखती है। मैं आता हूं अपने विषय पर जिस पर मुझे जवाब देना है। तो आपने जो बात कही, आप स्वयं ही देख रहे हैं, आज प्रदेश की हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बहुत ही सकारात्मक पहल की है इस विषय पर और सबका साथ सबका विकास की नीति अपनाकर एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक गैर राजनीतिक परंपरा का अनुपालन करते हुए उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाया। और आप देख रहे हैं कि उन्होंने स्पष्ट एक रोडमैप भी तैयार किया हुआ है और वो रोडमैप ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए वकीलों की एक बड़ी बैठक होनी है जो आगामी सितंबर माह में तय कर दी गई है। और जब आपने यह भी सुना ही है कि एवरी डे रोज को इस केस की सुनवाई करेगा और कोशिश यह होगी कि आने वाले कुछ ही महीनों में नहीं बल्कि दिनों में इस पर नीति संगत, न्याय संगत फैसला ले लिया जाए और 27% आरक्षण जो कि पिछड़े वर्ग का अधिकार है, जिससे वो बड़े लंबे समय से वंचित रहा, जब से मध्य प्रदेश बना तब से अब तक वो वंचित रहा, वो उन लोगों को मिल सके जिससे उनके जीवन में उन वंचित परिवारों के जीवन में बराबरी का उनको हक मिले, वो अपने अधिकारों को प्राप्त हो, जिससे प्रदेश की चौतरफा उन्नति में और जनता के ओवरऑल विकास में हमको मदद मिलेगी। ये निश्चित तौर से गारंटेड है। जी संदीप जी, आपने अभी सुना, लेकिन एक और बात यह है, कई राज्य हैं ऐसे जहां पर 50% से ज्यादा आरक्षण है, चाहे तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश के वजह साउथ के और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर आरक्षण ज्यादा है और ओबीसी आरक्षण भी कई राज्यों में ज्यादा है। तो आपको लगता है कि ये संभव तो है, जल्दी संभव भी है, सिर्फ एक तर्क के साथ, और उसको यदि रखते हैं, क्योंकि पुराने हो सकता है सेंसस जो हो, मध्य प्रदेश की सेंसस के पुराने आंकड़े होंगे, नए आंकड़े होंगे, नई जाति जनगणना जिस तरह से हो रही, वो भी एक कुछ ना कुछ हद तक फायदा पहुंचा सकती है। सही कहा अमित जी आपने कि आपको आधार वहां रखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट को सहमत करना पड़ेगा अपनी बात से कि जो हम तर्क दे रहे हैं वो 27% आरक्षण देने के लिए वाजिब हैं। लेकिन अमित जी, इसमें एक चीज और मैं देख रहा हूं कि यहां पर राजनीतिक श्रेय लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए राजनीतिक दलों को अभी। ठीक है, कांग्रेस ने उसको अध्यादेश पारित किया था, उसके बाद बीजेपी ने प्रयास किया, लेकिन यह समय ऐसा है जब राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की कोशिश करना चाहिए। क्या ये बैठक, देखिए बैठक एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। कहा जाता है कि अगर अच्छी शुरुआत होती है तो काम आधा पूरा मान लीजिए आपकी, आधा हो गया। तो मुझे लगता है कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, दोनों राजनीतिक दल मिलके चलेंगे, सारे एडवोकेट्स की बैठक होगी और एक बेहतर लाइन तय होगी। मुझे लगता है कि अगर आगे चल के टकराव हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वही होगा जो अब तक होता आया है। तो अगर आपको फैसला जल्दी करना है, जो आपकी इच्छा है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27% मिले, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक बैठक काफी नहीं है। आने वाले समय में जो 23 तारीख से रेगुलर सुनवाई होने वाली है डे टू डे की, उसके पहले भी अगर राजनीतिक दल अधिवक्ताओं की बैठक के बाद एक बार और मिलेंगे तो बेहतर रास्ता मुझे लगता है निकलेगा। जी बिल्कुल, आपने 2-3 बातें और कही इसमें कि एक तो यह है कि लगातार अभी तो फिलहाल एक साथ होकर उस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। कम से कम 6 साल जो खराब कहेंगे या समय निकल गया कि 6 साल का, उसको किस तरह से और कम किया जा सकता है कि अब बहस कम, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चले कम से कम चले। तो यही सवाल है कि अब राहुल जी, आपने अभी सुना, आप भी ठीक है, सागर जी भी एक पॉजिटिव टोन में आए कि हाँ भाई ठीक है, डॉक्टर मोहन यादव ने यदि इस चीज को आगे बढ़ाई है तो कम से कम जिस तरह की आप जो कहना चाह रहे हैं, 4-5 पॉइंट जो कांग्रेस ने भी लिखकर दिए हैं कि किस पर कार्रवाई हो, क्या हो, कैसा हो, जरूर होगा, लेकिन सबसे पहले आरक्षण मिले, फिर इन मुद्दों को उठाना चाहिए आपको कि आखिर डिले किसकी वजह से हुआ, कौन से लोग थे, क्या थे। इस बात में थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत आप महसूस करते हैं क्या?
जी निश्चित तौर पर, क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया को बाधित किया गया षड्यंत्र के तहत। लेकिन और इंतजार करते हैं कि नहीं कह रहा करते? हूं जी, कि जी। आशीष जी, सर मैं वही बात कह रहा हूं कि कौन वे लोग थे, कौन से ऐसे सरकार में बैठे ताकतवर लोग थे जो लगातार मुख्यमंत्री की मति को हर रहे थे, लगातार ऐसे एफिडेविट दिलवा रहे थे, जिनको आज माफीनामे, वही माफीनामा जो सब कभी सावरकर माफीनामे लिख कर देता था, आज सरकार ने माफीनामा लिख कर दिया है कि कभी भविष्य में न्यायालय को वो गुमराह नहीं करेंगे। ये एक बड़ा तथ्य उजागर होता है कि सरकार ही षड्यंत्रकारी है। जब भांग ही कुएं में पूरी मिली हो तो राहुल आप जी, समझ सकते हैं जी, आशीष जी। जी कि ये सरकार कितनी षड्यंत्रकारी है। ये दूसरों पे तहमत लगा रहे हैं, ये घोटालों की बात कर रहे हैं, ये तो उनसे भी चंदा लेते हैं जो अरे, गाय तक को काटते हैं। लेकिन नहीं, हम ये लोग- बात हम निकली लोग है तो राहुल देखिए जी, इस दूर समय निकलेगी। 27% मैं वही आरक्षण कह रहा हूं कि जी। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप जिस तरह के मेरे साथी प्रवक्ता लगा रहे थे तो उनको जवाब वैसा जनता सुनना भी चाहती कि मिले। और हमारी इच्छा और मनसा साफ है, श्रेय लेने का विषय नहीं है। बिल्कुल, यदि निश्चय आपने बिल्कुल माना भी है नहीं कि चाहते, श्रेय लेने का पर विषय हमारी नहीं मनसा है, साफ लेकिन- कि सरकार तत्काल से इस मामले को निपटाए बिल्कुल। और विपक्ष का पूरा सहयोग है, क्योंकि हम उसी विषय को लेकर चल रहे हैं। लगातार राहुल जी कह रहे हैं कि गिनती होनी चाहिए, लगातार इस भाजपा ने गिनती का विरोध किया, आप कह रहे हैं हम गिनती कराएंगे। अब कई दिनों तक आरक्षण का विरोध करते रहा, अब सर्वदलीय बैठक करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे। तो हमारा निश्चित तौर पर ओबीसी के हक अधिकारों के लिए हम सरकार के साथ खड़े हैं बस ठीक और है। निश्चित तौर पर यह मिलना चाहिए। जी जी, आपने कहा कि किस तरह से, लेकिन इसमें जो सवाल यह है कि जिस तरह से जातिगत जनगणना या बाकी ऐसे तथ्य या बाकी राज्यों में जिस तरह से आरक्षण ज्यादा है, उसका भी यदि एक प्रकार से अध्ययन होता है तो कहीं ना कहीं एक फर्क जरूर मिलेगा। जी सागर जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, बात बहुत पूरी तरह से स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान का पालन करना अपना कर्तव्य मानती है। जी। इनकी तरह नहीं कि इनके लिए सिर्फ परिवार संविधान है और परिवार के द्वारा बोला गया वचन ही मेरा शासन, और उसी प्रकार से क्रांतिकारी का अपमान करना जैसे इन्होंने अपनी सभ्यता समझ लिया, और वैसे ही अपनी बात को बार बार चिल्ला देने से सच नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार समझना होगा कि भाजपा की सोच छोटी नहीं है, वोट बैंक की नहीं है। वोट बैंक से ऊपर उठकर कंप्लीट पैरामीटर में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन की है, जिसमें हमने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके विषय को छोड़ा नहीं, बल्कि एक लंबी कानूनी लड़ाई करके उसको 27% को कानूनी तरह से बैटर वे में एप्लीकेबल करने की नीति बनाई है। और ये मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर ये 27% आरक्षण प्रदेश में लागू होने वाला है। इसका श्रेय लेने की लड़ाई जो छोटी राजनीति कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है इससे बाहर आकर प्रदेश की उस जनता की भलाई के लिए खुद यदि सोचेंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा, और इसी तरीके से हम प्रदेश को आगे लेके जा सकते हैं और इसी तरह से देश को आगे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल, डिबेट में वक्त भी हो चला है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि आरक्षण का श्रेय लेना चाहिए, लेकिन पहले मिल जाए, उसके बाद आरक्षण श्रेय जिस पार्टी को जिस तरीके से लेना है वो जरूर लेता रहेगा। लेकिन सवाल यही है कि जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं वो वंचित न रह जाएं कि पिछले जो समय निकल गया, बीत गया, उसको लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन उनको जितनी जल्दी आरक्षण का लाभ मिलेगा वो बेहतर होगा। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।